High frequency currents with oscillations greater than 6000 Hz are termed high frequency currents. जनरली इस तरह के जो करंट्स होते हैं इनको हम टिश्यूज़ के अंदर हीट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास यूज़ होते हैं इस तरह के हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स वो हैं शॉर्टेड डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी। डायथर्मी बेसिकली एक एप्लीकेशन है हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। प्राइमरीली इसको यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए हीट इन द बॉडी टिश्यूज़। हीट प्रोड्यूस कैसे होती है? हीट प्रोड्यूस होती है जो टिश्यू की हमें रेजिस्टेंस मिलती है, जो पैसेज होती है एनर्जी की और टिश्यूज़ को रेजिस्ट करता है, तो रिजल्टेंट हमें वहाँ पे हीट मिलती है। डायथर्मी कैपेबल नहीं है कि वहाँ पे डीपोलराइज करे या मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाए। इसकी वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी है। शॉर्ट वेव डायथर्मी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फ्रीक्वेंसी लाइक करती है बिटवीन 10 to 10 पावर 8 हर्ट्ज तक और वेवलेंथ जो इसका 30 से 30 मीटर तक होता है। ये जनरेट करती है हीट इन द बॉडी टिश्यूज। डीपेस्ट फॉर्म ऑफ हीट अवेलेबल टू द फिजियोथेरेपिस्ट। अपने पास जो भी ऑप्शंस मौजूद हैं हीटिंग के, उसमें से सबसे ज़्यादा डीपेस्ट डायथर्मी का ऑप्शन मिलता है। हमारे पास दो तरह की हीट्स अवेलेबल होती हैं, एक मॉइस्ट हीट होती है, एक ड्राई हीट होती है। देखा जाता है जो ड्राई हीट होती है उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन काफ़ी कम होती है। ड्राई हीट का नुकसान ये होता है कि ये स्किन को डीमॉइस्चराइज करती है, यानी कि अगर आप ड्राई हीट वहाँ पर दोगे तो स्किन के अंदर जो वाटर मौजूद है उसको भी बाहर निकाल देती है, जबकि जो मॉइस्ट हीट होती है वो फर्दर स्किन को मॉइस्ट प्रोवाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा सूदिंग होती है। जनरली हमारे पास दो तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं हीटिंग के, एक ड्राई एक मॉइस्ट। ड्राई के अंदर आपके पास सिंपल हीटिंग पैड्स आ जाते हैं और इवन ये शॉर्टवेयर डायथर्मी है, माइक्रोवेव है या दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिंपल ड्राई हीटिंग प्रोवाइड कर रही हैं। तो इनकी वैसे तो इतनी डेप्थ नहीं होती पेनिट्रेशन की जब तक आप उसको अल्टर नहीं करो, उसको या तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स हो ताकि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा हो। सिंपल आपकी ड्राई हीटिंग की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी कम होती है। और फर्दर ये है कि जो ड्राई हीट होती है वो कहीं पर भी आप किसी भी टिश्यू पर अगर कोई ड्राई हीट दोगे तो उस हीटिंग की वजह से वहाँ पे स्वेटिंग होगी और स्वेटिंग के नतीजे में स्किन का अपना जो वाटर मौजूद है वो निकल जाएगा, तो वो फर्दर स्किन को डीमॉइस्चराइज कर रहा है। जबकि जो मॉइस्ट हीट है, अक्सर आपने शायद ओपीडी के अंदर कभी देखा हो कि एक वहाँ हाइड्रोकोलेटर रखा हुआ है जिसके अंदर पानी मौजूद है, गर्म हो रहा होता है और उसके अंदर कुछ सैंड बैग्स अंदर डले हुए होते हैं। एक बैग्स होते हैं कपड़े के जिसमें बारीक सी बजरी सी होती है, कवर्ड होती है विद क्लॉथ से। वो जब आप टॉवल में रैप करके कहीं पे लगाते हो बॉडी के पार्ट पे तो वो एक फॉर्म है मॉइस्ट हीट का। तो जब वो मॉइस्ट हीट आप प्रोवाइड करोगे तो स्किन को आप फर्दर मॉइस्चराइज कर रहे हो वाया उस वाटर के थ्रू। हम जो थेरेप्यूटिकली हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टवेयर डायथर्मी फिजिकल थेरेपी में, का जो फ्रीक्वेंसी है वो 27.12 मेगाहर्ट्ज़ है और जो वेवलेंथ है वो 11 मीटर्स तक हम कॉमनली यूज़ करते हैं। जो लेस कॉमनली फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ है वो 40.68 मेगाहर्ट्ज़ और 7.5 मीटर्स, 13.56 और 22 मीटर जो उसकी वेवलेंथ है। प्रोडक्शन कैसे होती है शॉर्टवेयर डायथर्मी की? अगर हमें शॉर्टवेयर डायथर्मी अप्लाई करना है तो हमारे पास दो मेन सर्किट्स होते हैं। नंबर 1 एक मशीन सर्किट होता है और नंबर 2 पेशेंट सर्किट होता है। मशीन सर्किट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हाई फ्रिक्वेंसी करंट कपल्ड विद पेशेंट सर्किट। मशीन सर्किट उसमें से आपने प्रोडक्शन कर दी हाई फ्रिक्वेंसी करंट की, देन कुछ और चीज़ों के थ्रू, वो भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, देन फिर वो जाके पेशेंट के ऊपर एक सर्किट बनाता है रो इंडक्टर्स टू ट्रांसफर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे बनेगी? The lines of force exerted on the charged ion in the tissues by the electrodes, which cause charged particles to move from one pole to other pole. Say for example, शॉर्टवेयर डायथर्मी से ये दो पोल्स हमारे दो पेड्स मिले, दरमियान में टिश्यूज हैं, यहाँ पर हमने ऑपोजिट उनको रखा, तो जो चार्जेस यहाँ से ट्रांसफर होंगे तो उनके थ्रू यहाँ पे ये हीट प्रोड्यूस होगी जो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव से ट्रांसफर होते हैं। कंडेंसर प्लेट्स आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। ये कंडेंसर प्लेट्स हैं, आल्सो नोन एज कंडेंसर फील्ड मेथड। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये क्रिएट करती है व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल्ड केबल अफेक्टिंग सराउंडिंग टिश्यूज बाय इंड्यूसिंग लोकलाइज्ड सेकेंडरी करंट्स कॉल्ड एडी करंट्स विद इन द टिश्यूज। ये देखें एक अदद रोलिंग नजर आ रही है, इसके अंदर एक डायथर्मी से निकलने के बाद ये केबल आपके पास यहाँ पे मौजूद है जो कि इन्होंने यहाँ पे कॉइल कर दी है पूरी लेग के ऊपर।
वापस जाके यहाँ से डायथर्मी लगेगी। तो इसके थ्रू के दरमियान में जो एक फील्ड बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से फिर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा डायथर्मी का। एडी करंट्स आर स्मॉल सर्कुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं, इंटरमोलिकुलर ऑसिलेशन वाइब्रेशन करवाते हैं ऑफ द टिश्यू कंटेंट्स काजिंग हीट जनरेशन। हीट की प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, हीट इज प्रोड्यूस इन द टिश्यूज थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले डिस्कस किया था कि जो फ्री आयन मूवमेंट्स हो रही थी टुवर्ड्स दो मुख्तलिफ जो पोल्स थे नेगेटिव और पॉजिटिव इनके दरमियान में, उनके थ्रू होती है। एज अ चार्ज alternates in the condenser plates, the free ions of the tissues move back and forth along the lines of force in the field. As the charges vibrate, heat is produced. Physiological effects आमतौर पे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं बॉडी के किसी भी एरिया में, रिजल्टेंट हमें वहाँ पे वेसोडाइलेशन मिलती है ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ हीट, वाया डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इंक्रीज और हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन मिलेगी उस लोकलाइज एरिया में। इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट क्या होगा, तो हमने पहले डिस्कस किया कि लोकलाइज टिश्यूज के ऊपर किसी भी जगह पे जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे डायलेशन हो रही है, तो रिजल्टेंट वहाँ पे उस एरिया में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आएगी, ज़्यादा ब्लड आएगा तो उस एरिया को ज़्यादा हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन मिलेगी, ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, हीलिंग काफ़ी तेज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे ड्यू टू वेसोडाइलेशन, जो हमने पहले बात की कि वेसोडाइलेशन होती है, तो वेसोडाइलेशन के रिजल्टेंट पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यू टू वेसोडाइलेशन, तो वो काज करता है फॉल इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे वेसोडाइलेशन हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। फर्दरमोर अगर किसी तरह का कोई मसल स्पाज़म मौजूद है तो उसको डिक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। सवाल ये है कि मसल स्पाज़म क्या होता है। हमारे पास अक्सर मसल स्पाज़म के साथ जो हालत की जाती है ना क्लिनिक्स में और डॉक्टर साहिबान की तरफ से और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मतलब कुछ भी हो जाए ना, बंदे को कुछ भी हो जाए, मसल स्पाज़म हो गया है। इवन एक्सरे आप करवा के आ रहे होते हो लेबॉर्ट्री से और उसके अंदर से फॉर एग्जांपल किसी नंबर एक्सरे करवाया उसने एपिलेटरल, उसमें हल्का फुल्का उसका कर्व जो है वो डिस्टर्ब आया, स्ट्रेटिंग आई हल्की सी लंबर के अंदर, तो उसके ऊपर एक्सरे जो टाइप करते हैं रिपोर्ट बना कर देते हैं उसको लिख देते हैं कि स्ट्रेटिंग ऑफ द लंबर स्पाइन सीन ड्यू टू मसल स्पाज़म। अब तुम्हारा क्या काम मसल का, तुम्हें क्या एक्सरे के अंदर मसल स्पाज़म नजर आ रहा है। बहरहाल अक्सर जो कोई इंजरीज भी हो जाती हैं, इवन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, उसकी तकलीफ हो रही है तो उस पर भी लगा देते हैं मसल स्पाज़म। तो मसल स्पाज़म प्रोटेक्टिव गॉड गिफ्टेड मैकेनिज्म है, तो जब भी मसल को लगता है कि वो इंजरी की तरफ जा रहा है तो वो अपने आप को इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन में लेकर चला जाता है और पेन क्रिएटिंग सब्सटेंस वहाँ पे आ जाते हैं लोकलाइज जगह पे, जो कि बॉडी को उस लोकलाइज मसल को या उस एरिया में फर्दर मूवमेंट से रोकते हैं। से फॉर एग्जांपल मसल रेडी नहीं था, सुबह सुबह सर्दी का मौसम था, अकड़े हुए आए, मूव ही नहीं हो पा रहे हैं लेफ्ट या राइट की तरफ। फर्दर जब उनसे हिस्ट्री ली गई तो उन्होंने बताया कि सुबह वो गाड़ी में बैठे, स्टार्ट की गाड़ी और देखा उन्होंने कि जो लेफ्ट साइड मिरर होता है गाड़ी का उसमें विजन सही से उनकी नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने एकदम से शीशा ओपन करके उसको सेट करने के लिए अपने लिहाज से जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, सडन उनको एक पेन महसूस हुआ और एकदम से वहाँ पे उनकी वो मूवमेंट्स वगैरह रिस्ट्रिक्ट हो गई और पेन ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया। तो होता क्या है कि मसल रेडी नहीं था, मसल बार प्रिपेयर नहीं होता किसी भी वजह से, तो सडनली आप उससे कोई काम लेने की कोशिश करते हो और उसकी लेंथ सडनली पीक पे जाती है तो फिर वो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है और पेन क्रिएटिंग सब्सटेंस वहाँ पे आ जाते हैं ताकि फर्दर मसल को इंजरी से रोकें। मगर यही चीज़ अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं किसी भी बंदे को, हमें उसको डिक्रीज करना हो, तो उस डिक्रीज करने के लिए हमारे पास वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, मगर एक जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन हमारे पास शॉर्टेड डायथर्मी है, जो कि मसल स्पाज़म को डिक्रीज करता है वाया इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। इसके अंदर हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्राई हीट जो है वो एक्सेसिव स्वेटिंग करवाती है ड्यू टू हीट, तो हमें ख्याल ये करना है कि मे भी पॉसिबल अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम तक पेशेंट को अप्लाई कर रहे हो डायथर्मी, तो आपने पेशेंट से कुछ कुछ टाइम के बाद हलवा लेते रहना है, उसकी फेस को कुछ देर के बाद अगर देख लो आई बॉल जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं डायरेक्टेड अपवर्ड्स हो रही हो या कुछ चक्कर आना शुरू हो गए हों, और इवन जब डायथर्मी का सेशन पूरा हो गया तो उसके बाद भी आपने पेशेंट को कहना है कि कुछ देर तक लाई डाउन करे, लेटा रहे, क्योंकि सडनली अगर वो उठ के खड़े होने की कोशिश करता है तो ब्लड प्रेशर फॉल करेगा और उसका गिरने का चांस मौजूद होता है। अब इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स
पेन रिलीफ सबसे पहले आपके पास आता है ट्रॉमेटिक पेन, किसी तरह कोई ट्रॉमा होता है, कोई रिमेटिक कंडीशन, रिमेटिक डिजीज आमतौर पर आपके मसल को, लिगामेंट्स को या जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसमें लिखा हुआ है ट्रॉमेटिक पेन। अब हम बोल रहे हैं, आपको याद होगा हम बात करते हैं कि जो अक्यूट फेज में कोई भी इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कोई हम ले लेते हैं, तो उसमें हम मना करते हैं हमेशा कि वहाँ पे हीट ना दी जाए। अक्यूट फेज 24 आवर्स टू 72 आवर्स तक रहता है। तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि 3 दिन तक उस सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पे हम हीटिंग ना दें। क्यों? क्योंकि इंजरी के नतीजे में अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही होती है और बॉडी कोशिश कर रही है कि उसको रोके, फर्दर इंजरी को ना बढ़ाए। हम अगर वहाँ पे हीटिंग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो फर्दर वेज़ोडाइलेशन होनी है, ज़्यादा ब्लीडिंग होनी है और ज़्यादा इंजरी बढ़ जानी है। तो हमारी कोशिश होती है कि एक्यूट फेज में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की हम हीटिंग प्रोवाइड ना करें, उसकी जगह पे हम आइसिंग प्रोवाइड करें। Resolution of inflammation as a result of the increased blood supply। ग्लाइसेमी की वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन की बेस पे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा आती है और ज़्यादा ब्लड सप्लाई आएगी तो वहाँ जो एक्सोडेट्स वगैरह मौजूद हैं, जो इन्फ्लामेटरी मटेरियल मौजूद है, वो वहाँ से मूव करेगा। तो इन्फ्लामेशन यहाँ पे स्वेलिंग मौजूद है, वो वहाँ पे मिनिमाइज होगी। फर्दर जो नेक्स्ट उसका आता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट, वो है एक्सेलरेट वुंड हीलिंग वाया इंक्रीज कुटेनियस सर्कुलेशन। अच्छी कुटेनियस सर्कुलेशन की बेस पे ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा वुंड की हीलिंग को, इन्फेक्शन को मिनिमाइज। इंक्रीज सर्कुलेशन की बेस पे वहाँ पर इंक्रीज हुए वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज, वो इन्फेक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद फाइब्रोसिस, टिश्यू में कोई इसको इंजरी होती है, हीलिंग के बाद वहाँ पे स्कार्स वगैरह आ जाते हैं, या इवन जॉइंट कैप्सूल के अंदर, टेंडन के अंदर जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये इंक्रीज करेगा एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज सच एज टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल्स और स्कार्स की। बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, some bacteria are heat sensitive and thus can be destroyed by heat produced by high frequency currents। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास एक केस आया था, निमरा से रेफर किया था, निमरा हॉस्पिटल में कैंसर का, नी के ऊपर कुछ ग्रोथ हो गई थी, बैक्टीरियल ग्रोथ, सोयल था काफी अंदर, उसमें पास मौजूद था। तो उन लोगों ने स्पेशली रिकमेंड करके भेजा था कि इसको शॉर्टेड आइसोमी ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि ये इसका जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया थे उनको वहाँ पे किल कर दे। बैक्टीरियोसाइडल्स का इफेक्ट भी होता है, जो कि हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं वाया हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स। उसके बाद रिड्यूसिंग हीलिंग टाइम बिल्कुल ये रिड्यूस कर सकता है अगर हम सब एक्यूट फेज में इसको देते हैं, और ड्यू टू हीट इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से हेल्दी सब्सटेंस वहाँ पे आएंगे, न्यूट्रिशंस वहाँ पे आएंगे और हीलिंग टाइम कम होगा और हीलिंग बढ़ जाएगी। सवाल, जनरली तो इन्फ्लामेशन में हम हीट ट्रीटमेंट नहीं देते, तो फिर यहाँ पे इन्फ्लामेशन में नहीं, हम अक्यूट फेज ऑफ इंजरी में नहीं देते। इन्फ्लामेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अक्यूट फेज होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही डिस्कस किया था कि जो अक्यूट फेज होता है किसी भी तरह की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का, उसमें हम अप टू 72 आवर्स तक नहीं देते। कितना? अप टू 72 आवर्स तक। उसके बाद आप सकते हो। वैसे तो अक्यूट आपका रहता है 24 से 72 घंटे के दरमियान तक रहता है, 24 घंटे, मेनली 24 घंटे, मगर अप टू 72 तक जाता है। उसके बाद तो आप दे सकते हो ना, देंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर अक्यूट फेज नहीं है, सब अक्यूट में चला गया है और वहाँ पे अगर ये प्रोवाइड करते हो आप, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ये बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल इसलिए होगा कि जैसे हमने डिस्कस किया, से फॉर एग्जांपल किसी लोकलाइज एरिया में इंजरी हुई, वहाँ पे स्वेलिंग या एक्सोडेट्स, ऐसी सारी वो चीज़ें मौजूद हैं कि इन्फ्लेमेशन मटेरियल होता है वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन की बेस पे वो सारी एक्सोडेट्स और वो सारा स्वेलिंग का जो मटेरियल वहाँ से वो मूव होगा, चला जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिशियल है, कॉम्प्लिकेशन उससे नहीं होंगी वहाँ पे।